विशेषण, अब आते हैं विशेषण पे, यहां से भी बनते हैं प्रश्न। विशेषण, विशेषण, विशेषण है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण तीनों की विशेषता बताए की विशेषता बताए। विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों की विशेषता बताता है, सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की नहीं बताता है, तीनों की बताता है। जैसे उदाहरण के लिए राम ईमानदार है, ईमानदार होना राम की विशेषता है। राम बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है मतलब कि ईमानदारी तो है परंतु बहुत है, तो ईमानदार की विशेषता बहुत बता रहा है और ईमानदार राम शब्द की विशेषता बता रहा है। तो ये राम की विशेषता भी बता सकता है, विशेषण की विशेषता भी बता सकता है और सर्वनाम की विशेषता भी बता सकता है। वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। तात्पर्य क्या हुआ? तीन, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, तीनों की विशेषता बता सकता है विशेषण शब्द आपका। इसे क्रिया विशेषण के साथ में मिक्स मत करिएगा, उलझन क्रिया विशेषण के साथ होती है। क्रिया विशेषण जो है वो क्रियाओं की विशेषता बताता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण, इसे सामान्य विशेषण के साथ में आप तुलना मत कीजिएगा। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो क्रिया दौड़ने की हो रही है और तेज जो दौड़ रहा है, ये तेज शब्द हो गया क्रिया विशेषण। इसे आप विशेषण मत समझिएगा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है जी। जैसे वह पढ़ने में होशियार है, तो वह होशियार है परंतु किसमें? पढ़ने में। तो ये क्रिया विशेषण है, ना कि ये विशेषण है, इसका ध्यान रखिएगा। समझ लो बात को। वह पढ़ने में होशियार है, इसका मतलब वह होशियार किसमें? पढ़ने में। तो पढ़ना तो क्रिया है आपकी, तो क्रिया विशेषण शब्द है, ये विशेषण शब्द नहीं है। वह होशियार है अगर मैं ये लिखता तब ये आपका विशेषण शब्द है, क्योंकि ये सीधे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है और व्यक्ति विशेष आपका सर्वनाम है। ठीक है जी। चलिए इसके अब सीधे इसके प्रकारों में आते हैं, इनके भेद पे आते हैं। प्रश्न आपको प्रकारों से और भेदों से आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के भेद होते हैं दो, ये भी अलग से लिख लेते हैं आप। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद बनते हैं, ये स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसके लिए उदाहरण, जैसे मुझे मीठी चटनी पसंद है। उद्देश्य विशेषण का उद्देश्य, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे को उद्देश्य क्या होगा, ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं, इसमें आप फाइंड आउट कर लो। और विधेय विशेषण का उदाहरण जो है वह बच्चा सुंदर है, ये विधेय विशेषण का उदाहरण है। ठीक है जी। अब ये नोट कर लीजिए, कर लिए वाक्य नोट। अब इसके बाद में आते हैं संज्ञा की विशेषता के आधार पर विशेषण के भेद। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तो दो भेद बनते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब ये होते हैं, ये वाले जो भेद है ये संज्ञा की विशेषता के आधार पर है। संज्ञा की विशेषता के आधार पर कितने भेद होते हैं ये लिखते जाएंगे हम। सबसे पहले गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद में क्वांटिटेटिव, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भेद है आगे, ये भी लिखिए, इसके दो भेद है आगे। पहला है निश्चित संख्यावाचक,
यहां से प्रश्न पूछेगा अंदर से। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, इनके उदाहरण लिखिए। निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण क्या होंगे? जैसे 10, 2 दर्जन, ऐसे ऐसे, मतलब 2 दर्जन। कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। निश्चित संख्या, निश्चित संख्या। अनिश्चित, मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने कई व्यक्तियों को देखा। अनिश्चित, मेरे पास थोड़े से पैसे बाकी हैं। ये सारे आपके अनिश्चित संख्यावाचक है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्वालिटेटिव प्रोनाउन, मतलब यहां पे आपके पास में जो अंक है या संख्या है वो निश्चित नहीं है, बस सिंपल है। वैसे तो नाम में बता रहा है पर फिर भी, और प्रश्न ये अंदर से ही आए हैं प्रश्न इसमें, विशेषण में, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक सर्वनाम। परिमाण, परिणाम मत लिखना, परिमाणवाचक। अब अर्थ बताओ मुझे इसका। मैंने आप लोगों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में बताया था ये युग्म। परिमाण और परिणाम, इसके भी भाग है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाण मतलब संख्या, मात्रात्मक द्रव्यवाचक संज्ञा, या जहां पे माप तोल संबंधी विशेषता की बात हो रही हो। 5 लीटर दूध, थोड़ा आटा, ये सारे परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक है आपके पास में फिक्स्ड है, जहां पे नंबर, जैसे आपने ढेर बोला, ये आपका अनिश्चित में आएगा। अनिश्चित नंबर जो एग्जैक्ट नहीं बताया गया आपके पास में, है ना। और चौथी कैटेगरी क्या होती है इसकी? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। आसान है, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, पर इसके 4 भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं, ये रखो, ये नोट करके रखिए आप। संकेतवाचक या निश्चयवाचक, संकेतवाचक या निश्चयवाचक, मेरे को समय बता देना है ना। उसके बाद में अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न आधा आता है, प्रश्नवाचक, ये ठीक करो। प्रश्नवाचक और फिर संबंधवाचक। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 अंग हैं और वैसे ही विशेषण के 4 अंग हैं, जिनमें से संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में क्या है आपका, 2 भेद है। अच्छा, इसमें फर्क क्या हुआ फिर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में? अंतर क्या होगा इसमें फिर? हाँ जी पूजा जी, क्या लगता है संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या भेद होगा? परवा जी, संख्यावाचक में मतलब तो संख्या लिए 1 2 3 4, परिमाणवाचक में माप तोल होगा, जैसे लीटर में होगा। हाँ है ना, यहाँ पे माप तोल की बात है। माप तोल करना है आपको, और आपके पास में कोई शब्द दिया होगा, जैसे आपके पास दूध है, 2 लीटर दूध लाइए, 2 लीटर दूध, ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, ये आपके विशेषण के अंग हो गए। और भी है इसमें विशेषण में, रूप परिवर्तन के आधार पर भी विशेषण के भेद होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर भी भेद होते हैं विशेषण के। विशेषण के भेद, रूप परिवर्तन के आधार विशेषण के भेद है विकारी और अविकारी। विकारी विशेषण और अविकारी विशेषण। दूसरा है
अविकारी विशेषण। जैसे उदाहरण, विकारी का गोरा लड़का परंतु गोरी लड़की। और अविकारी विशेषण में भारी लड़का और भारी लड़की। भारी लड़का भारी लड़की, परिवर्तन नहीं हो रहा कुछ भी। ठीक है जी। और प्रविशेषण, ये भी लिखो। प्रविशेषण ये पूछा जाएगा शायद में भी, इसकी संज्ञा, इसकी वो परिभाषा। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, ये होता है इसकी डेफिनेशन। विशेषण की भी विशेषता, जैसे बहुत शब्द था, की भी विशेषता व्याकरण की दृष्टि में प्रविशेषण बोलते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, अरे बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, ये आपके प्रविशेषण है। जैसे राम बहुत मधुर गाता है, उदाहरण के लिए, जैसे मैंने लिखा था ना, राम बहुत ईमानदार है, राम बहुत ईमानदार है, ये लिखो। प्रविशेषण ग्रामर की दृष्टि में, ठीक है। ये लिख दिया ना सारा। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद में आपके पास में वाच्य। पहले वाच्य, वाच्य मतलब होता है काल का निर्धारण करने वाला तत्व, काल का निर्धारण। और इसमें सारा जो प्रभाव है वो दो घटकों पे रहता है, कर्ता और कर्म, और तीसरा भी होता है हिंदी में भाव। हम हालांकि अध्ययन जो है वो दो का ही करते हैं, वैसे तो तीन बनते हैं। पहला होता है आपका कर्तृवाच्य, लिख के दिखाओ मेरे को कर्तृ। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य मतलब क्रिया का प्रभाव कहां पर क्या हो रहा है उसके आधार पर निर्धारण होता है। इसमें काल का निर्धारण करता है वाच्य साथ में। मेरे को कर्तृ लिख के दिखाओ। कर्ता का विलोम होता है कर्तृ, वैसे दिखाओ। छोटी सी शुद्धि है, देखो देखो, छोटी सी शुद्धि है, शुद्धि है, शुद्धि है छोटी सी। जोश जोश में होश खो दिया है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान। जैसे राम गाना गाता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे, सारा नियंत्रण कर्ता के पास। कर्मवाच्य कर्म प्रधान, जैसे राम के द्वारा गाना गाया जाएगा। क्या किया जाएगा? गाना गाया जाएगा। तो प्रभाव किस पे चला गया? गाने पर। क्या किया जाएगा? गाना गाया जाएगा, तो गाने पर प्रभाव। भाववाच्य भाव प्रधान, भाव प्रधान। उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अब जो आपका बुरा हाल होने की स्थिति पे नजर नहीं है, सारी भावना पे नजर है, भाव पर। रो रो कर,
भाव पे सारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा, वो भाववाच्य के अंतर्गत आता है। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं आपके पास, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य कहता है कि कर्ता प्रधान रहेगा, कर्मवाच्य कहता है कि कर्म प्रधान है, और भाववाच्य कहता है भाव की प्रधानता रहेगी। अब क्या बचा, और क्या करना था हमने इसके बाद? अलंकार। अलंकार। अलंकार, हाँ जी ऑनलाइन साथी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जो भी हमने पढ़ा अभी तक, संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, वाच्य। ठीक है यस सर। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अलंकार, अलंकार मतलब होता है शोभावर्धक, शोभावर्धक शब्द या तत्व जो शोभा बढ़ाते हैं। ये वैसे काव्य में आता है, वैसे आप, मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, ये नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है, क्योंकि शोभावर्धक शब्द या तत्व होते हैं अलंकार। जैसे कनक, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं आएगा, पर मैं बता दूंगा फिर भी आपको। 3 टाइप के होते हैं अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादक अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। कनक कनक 2 अर्थ है कनक के यहाँ, एक है धतुरा भांग और एक है सोना। ये होते हैं आपके शोभावर्धक शब्द, मतलब कि आपने कोई बात कहनी है परंतु उसकी शोभा बढ़ानी है आपने, तो ये शब्द जब लगेंगे तो शोभा बढ़ा देते हैं, काव्य की, पदों की शोभा बढ़ा देते हैं, छंदों की शोभा बढ़ा देते हैं। ये अलंकार का उदाहरण एक, कनक कनक ते 100 गुनी, यमक अलंकार। अब देखिए अलंकार जो है वो शोभावर्धक तत्व है, मतलब इन पंक्तियों की शोभा बढ़ा दी इन शब्दों ने। इसमें एक कनक धतूरा है, मतलब वो है वाह खाए बोराए जगह, इसको खा लेंगे ज्यादा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और सोना, वाह पाए बोराए, जो जिसको सोना ज्यादा मिल जाएगा वो भी पागल हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा भी होता है उभयालंकार। इसका अध्ययन नहीं करते, ये है संस्कृत भाषा का अलंकार, उभयालंकार। वैसे कायदे से 3 होते हैं, परंतु हम जो है हिंदी भाषा में 2 अलंकारों का अध्ययन करते हैं, शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार का। इनका मैं उदाहरण दे देता हूं आपको, 2-3 उदाहरण, समय है अभी, है ना। अर्थालंकार के उदाहरण लिखिए, देखिए अर्थालंकार और शब्द अलंकार, ये मैं सीधे नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार में शोभा शब्दों से बढ़ेगी, आपका ध्यान शब्दों पे जाएगा। इसमें आता है आपके पास अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक, शेष। उसके बाद में अर्थालंकार के तो बहुत भाग है, अर्थालंकार के बहुत सारे भाग है। इसके 2-3 उदाहरण दे देता हूं। उपमा, वक्रोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि। इसके 7-8 भाग है कम से कम, मोटा मोटा याद रख लीजिए, चलिए काम आपके आ ही जाएगा कभी जिंदगी में। अर्थालंकार, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जहां पे शब्द है आपका अनुप्रास, तरणी तनुजा तट तरुवर तमाल छाए, वो हो गया अनुप्रास अलंकार। यमक का उदाहरण दिया मैंने अभी आपको, ऐसे पूछेंगे नहीं आप लोगों से, ये आप लोग जस्ट नॉलेज के लिए। और क्या बच गया, कुछ? रस नहीं आएगा यार, रस आप लोग बहुत हैवी हो जाएगा यार। रस भी लिख ही लीजिए लगे हाथ। रस का मतलब होता है आस्वादन,
रस का मतलब है आस्वादन, टेस्ट। खाना खाते हुए जीवा हमारी रस बताती है, वैसे ही आपकी जब काव्य हम पढ़ते हैं तो काव्य पढ़ने के बाद में जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है वो रस के अंतर्गत आती है। सबसे पहले शांत रस। 11 प्रकार के रस होते हैं, पहले 9 रस हुआ करते थे, अब 11 होते हैं। दूसरा है भयानक रस। तीसरा है वात्सल्य रस। चौथा है भक्ति रस। पांचवा है वीर रस। छठा है श्रृंगार रस। सातवां है शांत भयानक वात्सल्य भक्ति वीर हास्य रस। Recording stopped. ओके। फिर आठवां है करुण रस। फिर है आपके पास में कौन सा बच गया? शांत भयानक, इनके स्थायी भाव भी लिखते जाइए। निर्वेद लिखते लिखते याद आ जाएगा। भयानक रस का होता है आपका भय, डर। हाँ, एक आश्चर्य को और क्या बोलते हैं? हैरान नहीं, और क्या बोलते हैं? अद्भुत रस। विस्मय, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, विस्मय। करुण रस का स्थायी भाव है दया। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। श्रृंगार का स्थायी भाव है दुख, पीड़ा, वेदना। दुख, पीड़ा, वेदना, रुको वो याद कर रहा हूं ना मैं। श्रृंगार का होता है दुख, 2 प्रकार का होता है, सुयोग और वियोग। श्रृंगार 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 श्रृंगार। अनुराग, प्रेम, आसक्ति, स्नेह, मोह। भक्ति का रस स्थायी भाव भक्ति। वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। और वात्सल्य का स्थायी भाव है आपका प्रेम, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, भगिनी प्रेम, ये सारा। और 2 रस कौन से याद नहीं आ रहे हैं? जुगुप्सा भयानक। जुगुप्सा किसका होता है? घृणा का। हाँ, जुगुप्सा तो उसका भाव है। ये कौन सा रस आता है आपका? भाव होता है उसका जुगुप्सा। ये होता है भयानक नहीं, घृणा को क्या बोलते हैं यार हम? घृणा का रस है वो, घृणा। जुगुप्सा होता है घृणा। और कौन सा रस छूट रहा है? 2 रस छूट रहे ना। जुगुप्सा याद ही नहीं आ रहा यार, 2 रस और छूट रहे हैं। 2 रस छूट रहे हैं ना। जुगुप्सा रस जुगुप्सा रस है। विभत्स नाम नहीं आता ना, विभत्स रस है ये, विभत्स। इसका होता है जुगुप्सा। और कौन सा छूट गया था? अच्छा, करुण रस ये तो लिख लेना। भक्ति, शांत, विभत्स, वात्सल्य, अद्भुत। रौद्र छूट गया था, महादेव को भूल गए थे। रौद्र रस, क्रोध। स्थायी भाव ठीक है सबके? ठीक है वीर। अच्छा, श्रृंगार का काम। श्रृंगार का रति है ना स्थायी भाव का। अनुराग मतलब अनुराग का ही नाम है रति, अनुराग का ही नाम है। पर क्वेश्चन आएगा तो रति को पिक करना। रति एग्जैक्ट है तो अनुराग जिसका समानार्थी शब्द है। ये है रस, 11 रस है ये। इनको बोलते हैं स्थायी भाव।
और ये सारे के सारे रस। और 33 प्रकार के होते हैं संचारी भाव, ये भी रख लो याद करके। संचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के, 33 प्रकार के संचारी भाव। खत्म। ठीक है जी ऑनलाइन साथी, आप लोगों से विदाई आज, फिर बाय सेशन। तो ये लग लीजिए नोट करके, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा 33 प्रकार के होते हैं संचारी भाव। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग काम की नहीं है, वैसे तो और डिटेलिंग है इसमें अंदर। और चलिए फिर, धन्यवाद। कोशिश करते रहिए, सफल हो जाइए इस बार।